वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम जानते हैं कि किसी भी विद्युत धारावाही यानी करंट कैरिंग किसी विद्युत धारावाही यानी करंट कैरिंग, विद्युत धारावाही का मतलब है इसके अंदर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, किसी भी विद्युत धारावाही चालक में यानी कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें किसमें, जो चालक है, कंडक्टर जो है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। हम जानते हैं कि किसी भी विद्युत धारावाही चालक में, किसी भी करंट कैरिंग वायर के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्या विद्युत धारावाही चालक तार की जो आकृति है, इसमें विद्युत धारावाही चालक की आकृति, सवाल क्या उठता है कि क्या विद्युत धारावाही चालक की आकृति में और चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न में
चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न में, पैटर्न यानी व्यवस्था, क्या विद्युत धारावाही चालक की आकृति में और चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न में कोई संबंध होता है या नहीं होता। ठीक, मतलब हम ये तो जानते हैं कि कोई भी विद्युत धारावाही चालक हो, उसके अंदर हम विद्युत धारा अगर प्रवाहित करेंगे तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उसके पैटर्न में और जो चालक है उसकी आकृति में कोई संबंध है। अर्थात अगर हम एक सीधा वायर लें, सीधा चालक लें, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट वायर लें, या फिर हम एक इस स्ट्रेट वायर को हम घुमा दे, इसका घेरा बना दें घुमा करके, इस तरह से सीधे तार को घुमा करके हमने एक घेरा बना दिया। ठीक है, या फिर हम इस तार को पास पास में घुमा करके इसका एक परिनलिका बना ली, हमने सोलेनॉइड बना लिया। कैसे? इस तार को घुमा घुमा करके बहुत सारे घेरे लगा दिए इसके अंदर और ये परिनलिका बना ली, यानी परिनलिका को बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि क्या इस सीधे वायर के अंदर या ये जो लूप हमने बनाया, घेरा हमने जो बनाया है, पाश हमने बनाया है, इसके अंदर और क्या ये जो सोलेनॉइड जो है, जो परिनलिका जो है, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न है वो समान रहता है या नहीं रहता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीधे स्ट्रेट विद्युत धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का जो पैटर्न है कौन बताता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो बताती हैं। इसलिए हम बात कर रहे हैं सीधे स्ट्रेट विद्युत धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर। ठीक है, अब सीधे विद्युत धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती हैं, इसका पता लगाने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। प्रयोग के लिए हम कुछ उपकरण लेते हैं, जैसे एक हमने लिया धारा नियंत्रक, एक लिया धारा नियंत्रक, एक विद्युत परिपथ लिया, और उस विद्युत परिपथ के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? धारा नियंत्रक, धारा का विद्युत धारा के नियंत्रण के लिए एक धारा नियंत्रक होना चाहिए, एक अमीटर होना चाहिए क्योंकि विद्युत धारा की मात्रा को मापे, अमीटर, एक बैटरी होनी चाहिए करीब 12 वोल्ट की। ठीक है, इसमें ये प्लस का टर्मिनल, ये माइनस का टर्मिनल, प्लस से माइनस की और विद्युत धारा जाती है, इसलिए विद्युत धारा की दिशा हमने पहले से ही बता दी। ठीक, एक उसमें स्विच होना चाहिए। ठीक, और इसके इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अलावा ये इस पर विद्युत परिपथ के अलावा हमारे पास में एक XY क्या होना चाहिए? सीधा विद्युत धारावाही चालक होना चाहिए, एक विद्युत धारावाही चालक होना चाहिए XY। ठीक है, इस चालक को, इस चालक के अंदर बीच में मोटा तार होना चाहिए, मोटा, ठीक है, तांबे का मोटा तार, विद्युत धारावाही चालक। ठीक है, इसके अंदर एक हम आयताकार कार्डबोर्ड लेते हैं और उसको फंसा देते हैं छेद करके, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। कार्डबोर्ड को हम फंसा देते हैं एक छेद करके। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो विद्युत धारावाही सीधा जो चालक था हमारा, इस सीधे चालक को हम इस परिपथ से, इस सर्किट से जोड़ देते हैं। ये विद्युत परिपथ जो था, इलेक्ट्रिक सर्किट था, इससे हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास क्या चीज हो गई? ये मोटा तांबे का तार हो गया और इसके अंदर हमने एक सफेद कार्डबोर्ड फंसा रखा है। ठीक है, बीचों बीच, और इसको एक सर्किट से हमने जोड़ रखा है। सर्किट के अंदर हमारे पास में धारा नियंत्रक मौजूद है, अमीटर मौजूद है, बैटरी मौजूद है और एक स्विच मौजूद है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं,
ये जो कार्डबोर्ड है इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं थोड़ी सी, यानी लोहे का चूर्ण डाल देते हैं, छिड़क देते हैं चारों तरफ। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं और इस सर्किट के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित करवाते हैं। जैसे ही हम विद्युत धारा को प्रवाहित करवाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो, और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं इसका मतलब ये जो हमने चालक का इस्तेमाल किया, सीधा विद्युत धारावाही जो चालक है, ये जो कंडक्टर वायर है जो मोटा वाला है, ये जो तार है इसके आसपास क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने के कारण क्या होगा, ये जो हमने लोहे का चूर्ण इसके ऊपर बिखेरा था वो एक निश्चित पैटर्न के अंदर ऑटोमेटिक अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इस व्यवस्था को देखते हैं तो हम देखते हैं कि समान केंद्र वाले वृत्ताकार गोले बन जाते हैं, समान केंद्र वाले संकेंद्री। संकेंद्री का मतलब होता है जिनका केंद्र एक ही हो, यानी वृत्त तो बहुत सारे बने, इस जो आयरन फिलिंग्स बनी, जो लोहे का जो चूर्ण है वो वृत्ताकार रूप से सेट हो गया, वृत्ताकार रूप से। देखिए इस चित्र के अंदर साफ नजर आ रहा है, ये आयरन फिलिंग्स ये गोलाकार रूप से लगातार पूरे उसमें सेट हो गई है। संकेंद्रीय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका सबका केंद्र एक ही। ठीक है, तो अगर हम बात करें सीधे विद्युत धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम समकेंद्रीय सीधे धारावाही चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात करें तो हमें कैसा पैटर्न प्राप्त होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का, समकेंद्रीय, जिनका केंद्र एक ही हो, समकेंद्रीय, समकेंद्रीय वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये तो बात हुई चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न की। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न में हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि अगर हम देखें सीधे विद्युत धारावाही चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को, तो हमें कैसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होती हैं, समकेंद्रीय वृत्ताकार। कैसी प्राप्त होती हैं, समकेंद्रीय वृत्ताकार। ठीक है, ये तो हमारा पैटर्न है। अब बात आती है दिशा की, कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इनकी दिशा कौन सी है, क्या है। दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दिशा सूचक का इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के ऊपर, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने बिंदु P अंकित कर दिया, इस बिंदु P के ऊपर हम ले जाते हैं, यहाँ पर इस बिंदु P के ऊपर एक चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय कंपास जो होता है हमारा, दिशा सूचक जो होता है उसको रखते हैं। जैसे ही हम दिशा सूचक रखेंगे तो हमें मालूम चलेगा उसकी दिशा इस तरह से आ रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, दिशा हमें ज्ञात करनी है, और सीधा सीधा कंपास ले आइए, दिशा सूचक को लाइए और P बिंदु पे रखिए। P बिंदु से जैसे ही हम रखेंगे हमें उसकी दिशा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब दिशा प्राप्त होने के बाद में हम एक बात तय करते हैं कि क्या ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं या चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, इसमें कोई संबंध है या नहीं है। अगर हम संबंध देखना चाहें तो हम क्या करते हैं, एक मामूली सा परिवर्तन करते हैं इसके अंदर। हम क्या करते हैं कि ये जो बैटरी है इसमें हमने यहाँ देखा था प्लस टर्मिनल ऊपर था और माइनस टर्मिनल नीचे था। अब हम क्या करते हैं, दिशा, विद्युत धारा की दिशा बदलने के लिए, विद्युत धारा की दिशा बदलने के लिए प्लस की जगह पे तो माइनस टर्मिनल ले आते हैं और माइनस की जगह प्लस टर्मिनल ले आते हैं। ठीक है, यानी सेल के प्लस माइनस सिरे हमने बदल दिए, बैटरी के प्लस माइनस सिरे हमने
बदल दिए। इससे क्या हुआ, विद्युत धारा की दिशा बदल गई। जब विद्युत धारा की दिशा बदल गई तो हम जब दोबारा ले जाकर के इस पी बिंदु पर देखेंगे, पी बिंदु के ऊपर वापस से जब हम जो दिशा सूचक को ले जाते हैं तो हम देखेंगे कि इसकी दिशा सूचक की जो सुई है वो एक अलग दिशा के अंदर, उल्टी दिशा के अंदर संकेत कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इतना सा हुआ कि अगर हम विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं, अगर हम विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है, जैसा कि थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। ठीक है, अब हम दूसरी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक धारा नियंत्रक लगाया था, ये धारा नियंत्रक का चिन्ह होता है। क्या है, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का काम क्या होता है, जो भी सर्किट होता है, नियंत्रक जो भी सर्किट होता है उसके अंदर विद्युत धारा की मात्रा को कम या ज्यादा करता है। ठीक है, कम ज्यादा किया जा सकता है इसके माध्यम से। तो हम क्या करते हैं, इस धारा नियंत्रक के माध्यम से हम इस सर्किट के अंदर विद्युत धारा की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ठीक है, विद्युत धारा की मात्रा को जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पर हमने कंपास रखा था, दिशा सूचक रखा था किसी भी बिंदु के ऊपर, पी बिंदु पे रखा था यहाँ तो हमने। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो कंपास के अंदर जो सुई थी उसका जो विक्षेपण था, उसका जो डिफ्लेक्शन था, विक्षेपण का मतलब था उसका जो हिलने का तरीका था, जैसे मान लीजिए वो यूं हिल रही थी, तो हम देखते हैं कि जैसे ही विद्युत धारा की मात्रा बढ़ाई तो वो और ज्यादा डिफ्लेक्ट हुई, और ज्यादा विक्षेपित हुई उसी दिशा के अंदर, और ज्यादा हुई। ठीक है, और ज्यादा विक्षेपित होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र जो था उसकी मात्रा बढ़ी है, तभी तो ज्यादा विक्षेपण हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही हम किसी सर्किट के अंदर विद्युत धारा की मात्रा बढ़ाते हैं तो जो धारावाही चालक है उसके अंदर जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा भी बढ़ जाती है। यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि विद्युत धारा का जो मात्रा है और चुंबकीय क्षेत्र की जो मात्रा है वो क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। विद्युत धारा की मात्रा, उसको हम परिमाण भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, परिमाण। विद्युत धारा के परिमाण अनुक्रमानुपाती होता है किसके, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं विक्षेपण के, क्योंकि विक्षेपण के माध्यम से जो दिशा सूचक की सुई विक्षेपित हो रही है उसके माध्यम से ही तो हम चुंबकीय क्षेत्र का पता कर रहे हैं, प्रभाव का पता लगा रहे हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा की मात्रा यानी विद्युत धारा का परिमाण चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा की मात्रा को अगर हम बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा भी बढ़ जाएगी, अगर हम विद्युत धारा की मात्रा को घटा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा भी घट जाएगी। ठीक है, अब हम तीसरा अंतर लाते हैं। हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा दिशा सूचक था इसको पी बिंदु की बजाय हम रखते हैं किसी बिंदु क्यू पर, यहाँ पे रख दिया, मान लीजिए यहाँ पर क्यू बिंदु है, यहाँ रख दिया, यानी ये हमारा जो चालक था इस बिंदु से पी बिंदु पास में था और क्यू बिंदु ज्यादा दूर है। ठीक है, अब जब यहां पर हम ले जाकर के वो देखते हैं, विक्षेपण देखते हैं सुई का, यहां पर क्यू बिंदु के ऊपर हम क्या करते हैं, दिशा सूचक रखते हैं, वापस दिशा सूचक रखते हैं तो हम देखते हैं कि दिशा सूचक की जो सुई है उसका विक्षेपण जो है वो थोड़ा कम होता है।
जैसे मान लीजिए पहले विक्षेपण कितना था, अब विक्षेपण थोड़ा कम हो, यानी जब हम सीधे विद्युत धारावाही चालक से दूरी पर जाते हैं, दूरी बढ़ाते हैं, विद्युत धारा की मात्रा तो सेम ही रहने दे वाली, हमने क्या करा, दूरी बढ़ाई है। किसकी? हमने दूरी बढ़ाई है उस बिंदु की जो कि विद्युत धारावाही चालक से P से दूर था। ठीक है, तो क्या होता है, दूरी बढ़ाने पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, विक्षेपण कम हुआ है। हम देखें विक्षेपण कम हुआ है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी कम है। ठीक है, यहां पर हम ये कह सकते हैं, तीसरा फार्मूला हम यहां पे डाल सकते हैं कि अगर हम चालक से दूरी बढ़ाएंगे, तो व्यस्त क्रमानुपाती यानी 1 विक्षेपण की मात्रा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा। विक्षेपण का मतलब है जो हमारा जो दिशा सूचक है उसकी सुई जो विक्षेपित हो रही है वो, उसकी मात्रा, वो क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 विक्षेपण की मात्रा का मतलब हुआ कि ये व्यक्त क्रमानुपाती है, यानी उल्टा है। ठीक है, उल्टा कहते हैं कि अगर हम चालक से दूरी बढ़ाएंगे तो विक्षेपण की मात्रा कम हो जाएगी, अगर दूरी घटाएंगे चालक से तो विक्षेपण की मात्रा बढ़ जाएगी। विक्षेपण की मात्रा घटने का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, विक्षेपण की मात्रा बढ़ने का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है। यानी अगर हम चालक से दूरी बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, घट जाता है, और अगर दूरी घटाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। ठीक है, तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हमें याद रखने चाहिए। एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं तीनों बिंदुओं को। पहला बिंदु तो ये है कि अगर हम बात करें करंट की दिशा की, अगर हम सर्किट के अंदर करंट की दिशा बदल देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम सर्किट के अंदर करंट की मात्रा, विद्युत धारा की मात्रा धारा नियंत्रक के माध्यम से बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, चुंबकीय जो सुई है ये दिशा सूचक की, वो ज्यादा विक्षेपित होगी। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, यानी विद्युत धारा की मात्रा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा भी बढ़ जाती है। ठीक है, तीसरा बिंदु हमारा क्या हुआ, तीसरा बिंदु हमारा ये हुआ कि अगर हम चालक से दूरी बढ़ा दें, यानी चालक से एक तो बिंदु मान लीजिए P है, यहां पर हम रखें P बिंदु पे रखें दिशा सूचक को, और एक Q बिंदु पे रखें दिशा सूचक, तो दोनों बिंदुओं में अंतर आएगा। P बिंदु पर ज्यादा विक्षेपित होगी दिशा सूचक की सुई, और Q बिंदु जो है उसके ऊपर थोड़ी कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चालक से दूरी बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा कम हो जाती है, जस्ट उल्टा हो जाता है। अगर दूरी हमने बढ़ाई तो चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा कम होगी, और अगर दूरी घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरी तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर कि विद्युत धारावाही जो ये चालक है, सीधा जो चालक है, इसके अंदर जो वृत्ताकार हमें पैटर्न प्राप्त हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि लगातार दूरी बढ़ती जा रही है, वृत्त बड़े होते जा रहे हैं लगातार, इस तरह से बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी सीधे विद्युत धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती है, चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न किस तरह का होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लूप के अंदर, यानी अगर हम सीधे विद्युत धारावाही चालक की बजाय इस चालक को घुमा करके इसको लूप बना दें, एक घेरा बना दें इसका, यानी इस तरह से हम मान लीजिए कोई घेरा बना दें, तो इस घेरे के अंदर किस प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी उसके ऊपर चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ी चर्चा करेंगे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम
यानी राइट हैंड थंब रूल। अब दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या राइट हैंड थंब रूल क्या चीज है? देखिए, ये जो दक्षिण हस्त का मतलब राइट हैंड, सीधा हाथ, तो सीधे हाथ के अंगूठे का नियम, अंगुष्ठ नियम यानी अंगूठे का नियम। तो सीधे हाथ के अंगूठे का नियम राइट हैंड थंब रूल क्या है? देखिए, राइट हैंड थंब रूल जो है, सीधे हाथ के अंगूठे का जो नियम है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा में संबंध बताता है। क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा में संबंध। यानी अगर किसी सर्किट के अंदर I की दिशा हमें मालूम है, विद्युत धारा की दिशा हमें मालूम है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम इस नियम के माध्यम से बता सकते हैं। ये नियम क्या है? बिल्कुल आसान है। इसमें सीधी सीधी बात ये कही गई है कि यदि हम अपने सीधे हाथ से किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ें कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो हमारी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करेगी। ठीक, इस नियम में क्या कहा गया है? सिंपल सी बात है कि कोई भी चालक तार है, कोई भी कंडक्टर वायर है, और उस चालक तार के अंदर हमें मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करनी है। ठीक है, अगर उस चालक तार को हम इस प्रकार से पकड़ें अपने सीधे हाथ से, राइट हैंड से, अपने सीधे हाथ से यानी राइट हैंड से हम इस प्रकार पकड़ते हैं, दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं कि हमारा अंगूठा जो है वो किस दिशा में होना चाहिए? जिधर जो दिशा करंट की। अब करंट की दिशा का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई सर्किट दिया हुआ है, ये मान लीजिए कोई सर्किट दिया हुआ है, इसमें ये बैटरी लगी हुई है, ये कोई सर्किट, ठीक है, और यहाँ पर बीच में कोई एक्स और वाई जो सिरे हैं, इन दोनों के बीच में, एक्स और वाई सिरे के बीच में मान लीजिए कोई चालक लगा हुआ है, विद्युत धारावाही चालक लगा हुआ है मोटा। ठीक है, ये बड़ा टर्मिनल, ये प्लस का, ये माइनस का। तो विद्युत धारा की दिशा का मतलब है विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर जाती है, यानी ये प्लस से, और इस तरह से विद्युत धारा चल रही है। ठीक है, तो यदि हम किसी चालक तार को अपने सीधे हाथ से इस प्रकार से पकड़ें कि हमारा अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की दिशा में हो, तो हमारी जो उंगलियां हैं, ये जो उंगलियां हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताएंगे। यानी ये देखिए, ये जो वायर था इसमें मान लीजिए करंट की दिशा इस तरह से, अंगूठे को हमने इस तरह से रखा तो उंगलियां इस तरह से बंद होंगी हमारी, तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस तरह से गोल गोल बनेंगी। जो गोल गोल बन रही है ना, उनकी दिशा कैसे होगी? इस तरह से हमारी उंगलियां इसकी दिशा बताएंगी। ठीक है, सिंपल। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम इसको उल्टा पकड़ लें, करंट की दिशा मान लीजिए नीचे की तरफ है, अंगूठे को हमने इस तरह से रखा कि करंट की दिशा में है, तो हमारी उंगलियां जो बताएंगी वो इस तरह से, घेरा तो वो का वही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है तो वैसी है, लेकिन दिशा कैसी हो गई? उल्टी हो गई। पहले इधर की थी यूं, अब इस तरह क्यों लेंगी? उंगलियां अंदर की तरफ आ गई ना, देखिए उंगलियां अंदर की तरफ आ गई कि नहीं आ गई? तो हमारा नियम क्या कहता है? हमारा नियम सिंपल सा ये कहता है कि यदि हम अपने सीधे हाथ से किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ें कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, यानी विद्युत धारा की दिशा को बताए, तो हमारी उंगलियां जो हैं वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बताएंगी या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताएंगी। ठीक है,
अब जैसे इसके अंदर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसे होगी? जब हम सीधे हाथ से इस तार को इस तरह से पकड़ेंगे तो अंगूठा हमारा अगर इस दिशा के अंदर है, करंट की दिशा के अंदर है, तो जो हमें वृत्त प्राप्त होंगे, जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा, वो इस तरह से गोले प्राप्त होंगे और वो किस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, सीधे हाथ के अंगूठे का नियम, क्या राइट हैंड थंब रूल समझ में आया? राइट हैंड थंब रूल हमें क्या बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा में संबंध, ठीक है। अब हम बात करेंगे विद्युत धारावाही वृत्ताकार लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती हैं। इस पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का पैटर्न क्या होता है, इस पर देखिए। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि सीधे तार के अंदर, विद्युत धारावाही सीधे तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती थी। हमने देखा था कि वहां पर वृत्ताकार होती थी, और वृत्ताकार कैसी होती थी? समकेंद्रीय, जिनका केंद्र एक ही रहता था, ये होती थी समकेंद्रीय वृत्ताकार। समकेंद्रीय वृत्ताकार, वृत्ताकार, समकेंद्रीय वृत्ताकार, यानी एक ही केंद्र वाली विभिन्न वृत्तों वाली ये समकेंद्रीय वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें होती है। अब अगर हम इस सीधे तार को घुमा करके और एक लूप बना लें, यानी एक पाश बना लें, लूप या पाश बना लें इस तरह से, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है, ये लूप या पाश है, ये लूप या पाश है, ठीक है। अगर हम ऐसा लूप या पाश बना लें तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होंगी, ये हमें देखना है। देखिए, अगर हम बात करें विद्युत धारावाही वृत्ताकार लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न की, तो वृत्ताकार लूप के अंदर, धारावाही वृत्ताकार लूप के अंदर जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो पैटर्न है वो कैसा होता है? वो भी होता है समकेंद्रीय वृत्ताकार, समकेंद्रीय वृत्ताकार, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो विभिन्न वृत्तों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, विभिन्न समकेंद्रीय वृत्तों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब वृत्ताकार लूप, ये जो वृत्ताकार लूप हमने बनाया है, इसके किनारों पर, दोनों किनारों पर, एक किनारा ये वाला और एक किनारा ये नीचे वाला, इन दोनों किनारों पर जो समकेंद्रीय जो वृत्त हैं उनका आकार जो होता है छोटा होता है। ये केंद्र हो गया वृत्त और ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाला वृत्त हो गया, फिर इस तरह, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो इस लूप के किनारों पर जो समकेंद्रीय वृत्त होते हैं उनका आकार छोटा होता है, और जो कि दूरी बढ़ाने पर, यानी जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम इस किनारे से दूर जाएंगे, वैसे वैसे समकेंद्रीय वृत्तों का आकार बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक। और ये जो वृत्ताकार जो लूप है, इसके अगर बीच की बात करें, बिल्कुल मध्य सेंटर की बात करें, वृत्ताकार लूप के बीचों बीच बनने वाला जो समकेंद्रीय वृत्त है उसका जो चाप होता है वो कैसा नजर आता है? एक सरल रेखा जैसा प्रतीत है। ये लूप के बीचों बीच जो समकेंद्रीय वृत्त बनेगा उसका जो चाप है वो सरल रेखा जैसा नजर आता है, ठीक है।
आयो समझ। तो अगर हम वृत्ताकार लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देख रहे हैं तो हमें सिर्फ इतना सा देखना है कि बीचों बीच जो भी वृत्त बनता है उसका जो चाप है वो सरल रेखा जैसा नजर आता है। बाकी जितने भी चाप संकेंद्रीय वृत्त बनेंगे उन सबके जो चाप हैं वो वक्रित हैं, कर्व्ड है, जैसे कि इसमें दिख रहा है। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पर देखिए संकेंद्रीय वृत्त, दोनों किनारों पर जो संकेंद्रीय वृत्त बन रहे हैं उनका आकार छोटा है, छोटा नजर आ रहा है साफ साफ। और जो जो हम इससे दूरी बढ़ा रहे हैं, इस लूप से दूरी बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे संकेंद्रीय वृत्त का आकार भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये भी आगे घूमेंगे इस तरह से। ठीक है, अब चार खास बातें मैं आपको बताऊँ, उनको अपन वापस से रिकॉल कर रहे हैं, पहले बता चुके हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर हम किसी लूप के अंदर या किसी भी चालक के अंदर विद्युत धारा की दिशा बदल दें, किसकी दिशा बदल दें? विद्युत धारा की, आई की दिशा बदल दें। अगर कोई चालक के अंदर विद्युत धारा इधर जा रही है, उसकी दिशा बदल कर हम इधर कर दें, उल्टी कर दें, तो उस चालक के अंदर मौजूद चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी बदल जाती है। ये दिशा भी बदल जाती है, बदल जाती है। ठीक। दूसरी बात, चुंबकीय, अगर हम इसके अंदर जो हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी, देखिए अगर हम विद्युत धारा की मात्रा बढ़ा दें, अगर हम विद्युत धारा की मात्रा बढ़ा दें, अगर हम किसी चालक के अंदर विद्युत धारा की मात्रा बढ़ा दें तो चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा भी बढ़ जाती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा या परिमाण, जिसको हम बोलते हैं परिमाण, या अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। चुंबकीय क्षेत्र का जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, वो किस पर निर्भर करता है? विद्युत धारा की मात्रा, विद्युत धारा की मात्रा। अगर हम विद्युत धारा बढ़ा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है वो भी बढ़ जाता है। अगर हम विद्युत धारा घटा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी घट जाता है। ठीक। तीसरी चीज ये है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रा है या परिमाण है या मैग्नीट्यूड है, वो चालक से दूरी, चालक से दूरी के व्यस्तक्रमानुपाती होता है। यानी जो जो हम दूरी बढ़ाएंगे, जैसे कि ये संकेंद्रीय वृत्त है, ये अगर हम इस यहाँ पर P बिंदु रखें, यहाँ पर जो का परिमाण है वो, और अगर हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम या Q बिंदु पर देखें, उसमें अगर हम P बिंदु पर देखेंगे तो दूरी कम है तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्यादा है, दूरी यहाँ पर Q पर ज्यादा है इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कम है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो मात्रा है, चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है, वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है चालक से दूरी पर। ठीक है। चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट में क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है, चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है वो एक चीज पर और निर्भर करता है, वो है कुंडली में घेरों की संख्या। जो लूप बनाया है हमने, इसमें जो घेरे हैं उनकी संख्या, ठीक है, इस पर भी निर्भर करता है। अगर कुंडली में घेरों की संख्या अधिक है, कुंडली में घेरों की संख्या, अगर हम कुंडली में घेरों की संख्या बढ़ा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चार महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान रहेंगी। अब हम बात करेंगे परिनलिका में, यानी सॉलिनॉइड में
विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न किस प्रकार का होता है, इस बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि परिनलिका या सोलेनॉइड होता क्या है। परिनलिका या सोलेनॉइड क्या होता है कि पास पास में लिपटे हुए, इस तरह से पास पास में लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन के समान आकृति होती है। पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति इस तरह से अनेक फेरों वाली कुंडली होती है। परिनलिका क्या होती है? एक अनेक फेरों वाली कुंडली जिसकी आकृति बेलन की जैसे होती है और जो कि तांबे के तार से बनी हुई होती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, अनेक फेरों वाली कुंडली जो कि तांबे के तारों से बनी हुई हो और बेलन की आकृति की हो, उसको हम परिनलिका या सोलेनॉइड कहते हैं। अब सवाल उठता है कि सोलेनॉइड या परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न क्या होता है। हमारा जवाब है कि चुंबकीय क्षेत्र जो ये सोलेनॉइड है, जो परिनलिका है, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न होता है वो सेम होता है हमारी बार मैग्नेट यानी जो हमारी छड़ चुंबक थी। छड़ चुंबक में हमने पैटर्न बताया था। छड़ चुंबक में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न हमने बताया था, सेम वो का वो पैटर्न वो इसमें पाया जाता है, परिनलिका में पाया जाता है। सेम वही पैटर्न होता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, परिनलिका जो है, ये सोलेनॉइड जो है, इसका एक सिरा, कोई सा भी एक सिरा, वो जैसे चुंबक का नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं ना, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, हम जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से परिनलिका का भी एक सिरा तो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव की तरह और दूसरा सिरा साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव की तरह काम करता है। ठीक है, और परिनलिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, समांतर सरल रेखाओं के जैसे होती है। देखिए अपन यहाँ पे चित्र में नजर आ रहा है, देखिए ये रेखा जा रही है समांतर इस तरह से, दूसरी रेखा जा रही है इस तरह से, समांतर रेखाओं की तरह होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी परिनलिका हो, कोई भी सोलेनॉइड हो, उसके भीतर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो है, उसकी जो मात्रा है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, वो समान रहता है। परिनलिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, जिससे ये साबित होता है कि परिनलिका के भीतर, किसी भी परिनलिका के भीतर, किसी भी सोलेनॉइड के भीतर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो मात्रा होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है, जो परिमाण होता है, वो समान रहता है। इसका मतलब हम अन्य शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि कोई भी परिनलिका हो, कोई भी सोलेनॉइड हो, उसके भीतर समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, सोलेनॉइड के भीतर समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मैग्नीट्यूड है, जो मात्रा है, वो समान होती है और उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी समान होती है। न केवल मात्रा समान होती है बल्कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी समान होती है। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी परिनलिका के अंदर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती हैं। हमने जवाब दिया कि परिनलिका के अंदर विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पैदा होती हैं वो ठीक उसी प्रकार की हैं जैसा कि किसी छड़ चुंबक में होती है। बार मैग्नेट में जिस प्रकार की होती थी, ठीक उसी प्रकार की परिनलिका के अंदर, क्योंकि परिनलिका भी एक बार मैग्नेट की तरह ही काम करती है, एक छड़ चुंबक की तरह ही काम करती है।
इसका एक सिरा नॉर्थ पोल की तरह, उत्तरी ध्रुव की तरह, और दूसरा सिरा साउथ पोल की तरह यानी दक्षिणी ध्रुव की तरह काम करता है। ठीक। परिनलिका क्या होती है ये भी हम समझ चुके हैं। परिनलिका क्या है? बहुत सारे पैरों या घेरों वाली एक बेलन की आकृति की नलिका होती है जो कि तांबे के तार से बनी हुई होती है। ठीक है, वो परिनलिका कहते हैं उसको। ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे विद्युत चुंबक पर। विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट। विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? देखिए, अभी हमने परिनलिका की बात की थी, सोलेनॉइड की बात की। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड का मतलब है बहुत से घेरों वाली कुंडली जो कि बेलन की आकृति की हो और तांबे के तार की बनी हुई है, उसको हम सोलेनॉइड या परिनलिका कहते हैं। जब हम किसी परिनलिका के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस परिनलिका के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा कमजोर होता है। ठीक है। यदि हम इस परिनलिका के भीतर नर्म लोहे की कोई छड़ लगा दें, कोई छड़ अंदर फिट कर दें, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि एक हमने लोहे की कील को, ये जो परिनलिका है यानी गोल गोल घेरों वाली, विभिन्न लोग गोल गोल घेरों वाली जो कुंडली है जो कि तांबे के तार की बनी हुई है और बेलन की आकृति की है, इसके भीतर हमने एक लोहे की कील घुसा दी है और उसके बाद में इसको हमने एक सर्किट से जोड़ दिया है, एक सेल से जोड़ दिया है। इस प्रकार जो मैग्नेट बनेगी, जब सर्किट को हम ऑन करेंगे तो इस परिनलिका के अंदर एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। अगर खाली परिनलिका के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कमजोर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है, जबकि अगर हम किसी परिनलिका के अंदर, किसी सोलेनॉइड के अंदर नर्म लोहे की छड़ रख देते हैं और उसके बाद उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो हमें मजबूत, बहुत अधिक तीक्ष्ण चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। और इस प्रकार क्योंकि विद्युत धारा के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त हुआ है, इस प्रकार के चुंबक को हम कहते हैं विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। अब हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल के बारे में। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखे हुए किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल पर। इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। प्रयोग के लिए हम क्या करते हैं कि एक चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए एक हार्शू मैग्नेट लेते हैं, इसको हम नाल चुंबक कहते हैं। एक नाल चुंबक ले लेते हैं जैसे चित्र में दिया गया। ठीक है। एक स्टैंड ले लेते हैं। ठीक है। एक एल्युमिनियम की छड़ लेते हैं, एल्युमिनियम की लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ हम ले लेते हैं। ठीक है। इस एल्युमिनियम की छड़ को दो सिरों ए और बी, इन बिंदुओं पर किसी तार के माध्यम से जिसमें करंट फ्लो करता हो, उस तार के माध्यम से इसको हम इस पोजीशन में लटका देते हैं। ठीक, तिरछा लटका देते हैं इस तरह से। ठीक है। और एक सर्किट हम इसमें जोड़ देते हैं जिसमें ये बैटरी लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई होनी चाहिए, एक स्विच होना चाहिए जैसा कि स्विच इसमें दे रखा है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टैंड के इस तरह से हमने लगा ली, व्यवस्था बना ली। अब हम क्या करते हैं, ये जो नाल चुंबक थी, हॉर्सशू मैग्नेट जो थी, इसका ये देखिए साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है।
साउथ पोल मतलब ये दक्षिणी छोर, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हॉर्स शू मैग्नेट यानी नाल चुंबक को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये जो एल्युमिनियम की छड़ है ये इसके बीचों बीच आ जाए। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पोजीशन के बाद में, इस तरह व्यवस्थित करने के बाद में हम क्या करते हैं, ये जो सर्किट है इसमें जो स्विच लगा हुआ है उसको ऑन कर देते हैं। हम देखते हैं जैसे ही सर्किट में हम स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट के अंदर, परिपथ के अंदर विद्युत धारा बहती है। विद्युत धारा के बहने के कारण ये जो छड़ हमने लटकाई थी ये भी एक चुंबक बन जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चालक के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, एक चुंबकीय प्रभाव पैदा होता है, छड़ भी एक चुंबक बन जाती है। ठीक है। यानी एक चुंबकीय क्षेत्र ये वाला हो गया और एक चुंबकीय क्षेत्र ये नाल चुंबक जो बना रही है वो हो गया। ठीक है। जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखी किसी विद्युत धारावाही चालक पर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर, चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इस पर एक फोर्स लगता है। ये जो छड़ होती है ये बाहर की ओर निकलती है, बाहर की ओर ये धक्का लगता है इसको। ठीक है। एक बल महसूस होता है, इसको फोर्स महसूस होता है। ठीक है। तो यानी पहली बात तो ये हो गई कि जब भी हम चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के ऊपर, जैसे कि छड़ के अंदर दे रखा है, एक प्रकार का बल काम करता है, बल लगता है। ठीक है। अब इस बल की जो दिशा होती है वो दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड नियम। ये बल किस दिशा में लगेगा इसको ज्ञात करने के लिए एक नियम है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड नियम, या फ्लेमिंग का वाम हस्त या बायां हाथ नियम। ठीक है। इस नियम की हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको इतना बता दें कि जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम किसी विद्युत धारावाही चालक को रखते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक बल लगता है। ठीक है। अब यहां पर इस बल की खासियत क्या है वो देखिए। अगर हम विद्युत धारा की दिशा बदल दें, दिशा बदलने का मतलब होता है कि जैसा कि इस समय बैटरी जो हमने लगाई है इस तरफ इसका माइनस टर्मिनल है और इस तरफ प्लस टर्मिनल है, तो विद्युत धारा की दिशा बदलनी है। इसका मतलब क्या है, इधर हम प्लस टर्मिनल मान लें और इस साइड में माइनस टर्मिनल मान लें, तो विद्युत धारा की दिशा कैसी हो जाएगी, प्लस से माइनस की ओर, यानी उल्टी हो जाएगी, जस्ट उल्टी हो जाएगी। इस तरह प्लस से माइनस की ओर घूम करके आएगी विद्युत धारा, आएगी कि नहीं आएगी। तो अगर हम विद्युत धारा की दिशा बदल दें इसी प्रयोग के अंदर तो हम क्या देखते हैं, ये जो छड़ पहले बाहर की ओर धकेली गई थी अब अंदर की ओर धकेली जा रही है, अंदर की ओर धकेली जा रही है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा की दिशा बदलने पर, विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, यानी विद्युत धारा की दिशा बदलने पर, आई की दिशा बदलने पर छड़ पर जो छड़ थी, एल्युमिनियम की छड़ थी, इस पर लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाती है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर, आई की दिशा बदलने पर छड़ पर लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाती है, फोर्स की दिशा भी, बल की दिशा भी बदल जाती है। ठीक है। है बस। अब हम दूसरी बात करें, मान लीजिए यहां पर
कि इस समय हम अभी यहाँ पे हमने सेल बदले थे, सेल का साइड बदल दी थी हमने, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस कर दिया था टर्मिनल। अब हम चाहें तो सेल को तो वैसे वैसे रहने दें, अब हम ये चुंबक का जो है, चुंबक को बदल के देखते हैं। यानी जहाँ पर साउथ पोल है उधर नॉर्थ पोल घुमा करके ले आते हैं, और जहाँ नॉर्थ पोल है वहाँ साउथ पोल घुमा करके हम ले जाते हैं। अगर हम ऐसा भी करते हैं तब भी हम देखते हैं कि जो बल की दिशा है ये बदलती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदले, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी बदलें तो भी छड़ पर लगने वाले बल की दिशा बदल जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि छड़ पर लगने वाला जो बल है, इस छड़ के ऊपर, एल्यूमिनियम की जो छड़ है, इस पर जो फोर्स लग रहा है, छड़ पर लगने वाला जो बल है वो दो कारकों पर निर्भर कर रहा है, दो बातों पर निर्भर कर रहा है, दो बातों पर निर्भर कर रहा है। पहला, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर कर रहा है। दूसरे किस पर निर्भर कर रहा है? दूसरा निर्भर कर रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, इसी प्रयोग में हम एक खास बात और नोट करते हैं कि ये जो छड़ का विस्थापन होता है, छड़ का जो हमने कहा धकेलते हैं, तो उसका विस्थापन जो होता है छड़ का, वो अलग अलग विद्युत धारा की मात्रा अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है। और विस्थापन सर्वाधिक कब होता है? सर्वाधिक तब होता है जब विद्युत धारा की आई की दिशा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा लंबवत हो, लंबवत हो, लंबवत हो। लंबवत होने का मतलब जब इसके अंदर 90 डिग्री का कोण बन रहा हो। जैसे अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, इस साइड में इस तरह से है, और विद्युत धारा की दिशा मान लीजिए ये लंबवत हो गया ना, इस स्थिति के अंदर सबसे ज्यादा विस्थापन होता है। ठीक है, आया समझ? कुल मिलाकर की बात यह है कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक को अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो जो चालक होता है, छड़ होती है, उसके ऊपर एक बल कार्य करता है। ठीक है, और इस बल की मात्रा सर्वाधिक तब होती है जब विद्युत धारा की मात्रा, आई की मात्रा, और चुंबकीय क्षेत्र की आई की दिशा, सॉरी आई की मात्रा नहीं, आई की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दोनों कैसी हैं? हो लंबवत, यानी दोनों में 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, तब विस्थापन सर्वाधिक होता है। ठीक है, अब अगर हम इस बल की दिशा ज्ञात करना चाहें तो हम आपको बता दें कि जब आई की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री होती है, लंबवत यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री हो, तब विस्थापन, तब
छड़ पर लगने वाला छड़ पर लगने वाला वाला बल अधिकतम होता है, सर्वाधिक होता है, अधिकतम होता अधिकतम होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, अब ये बात हम समझ गए कि विद्युत धारा की दिशा व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जब भी लंबवत हो, 90 डिग्री हो, तब छड़ पर जो बल लगेगा वो सर्वाधिक लगेगा। अगर हम इस बल की दिशा भी ज्ञात करना चाहें, ये बल लगेगा और सर्वाधिक लगेगा, ये तो ठीक है, लेकिन किस दिशा में लगेगा, तो इसके लिए उसकी दिशा, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, या फ्लेमिंग का वाम हस्त बायां हाथ नियम। अब ये फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम क्या है, आइए देखिए। फ्लेमिंग का वाम हस्त यानी बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड नियम क्या है। देखिए, फ्लेमिंग का जो वाम हस्त या बायां हाथ या लेफ्ट हैंड नियम जो है, वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि यदि हमारे को विद्युत धारा की दिशा मालूम है, किसकी, विद्युत धारा की, विद्युत धारा की दिशा यानी आई की दिशा मालूम है, विद्युत धारा की दिशा मालूम है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम है, तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा, चालक पर एक बल लगेगा ये तो तय है। अब चालक पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, ये ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम उपयोग में लेते हैं। ये नियम क्या है, देखिए, नियम ये कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड, उल्टा हाथ जो होता है, उसकी तर्जनी, तर्जनी को अंग्रेजी में बोलते हैं फोर फिंगर। हमारे हाथ में जो बीच वाली उंगली होती है उसको हम मध्यमा बोलते हैं, उसके जस्ट पास वाली, अंगूठे के जस्ट पास वाली जो उंगली होती है उसको हम तर्जनी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फोर फिंगर। अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है उसको हम तर्जनी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको फोर फिंगर बोलते हैं। ठीक है, बीच वाली उंगली जो होती है हमारी, उसको मध्यमा बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको मिडिल फिंगर बोलते हैं। अंगूठे को तो अंगूठा ही बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको थंब बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग का वाम हस्त या बायां हाथ या लेफ्ट हैंड नियम क्या है, वो ये कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी यानी फोर फिंगर यानी अंगूठे के पास वाली उंगली और मध्यमा यानी मिडिल फिंगर बीच वाली उंगली तथा अंगूठे को, थंब को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, कि तीनों के तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। कैसे, इस तरह से। ठीक है, यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, इस स्थिति में यदि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही हो, मध्यमा जो है, मिडिल फिंगर जो है, वो विद्युत धारा की दिशा बता रही हो, तो अंगूठा जो है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ठीक, ये जो नियम है ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा ही तो बताता है। तो इस नियम में क्या कहा गया है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी यानी अंगूठे के पास वाली उंगली, मध्यमा यानी मिडिल फिंगर और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हों, तो इस स्थिति को लेकर के यदि तर्जनी यानी फोर फिंगर यानी अंगूठे के पास वाली जो उंगली है
जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, अंगूठे के पास वाली उंगली ये वाली, ये है तर्जनी। अगर ये तर्जनी जो है, अंगूठे के पास वाली जो उंगली है, वो मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है ये वाली उंगली, ये दो चुंबक लगी हुई है, ठीक है, दिख रही है, बीच में ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ठीक है। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को फोर फिंगर तर्जनी बता रही है, ठीक है। और ये जो बीच वाली फिंगर है, मिडिल फिंगर, ये चालक के अंदर, ये एक चालक लगा और रखा हुआ है, इसके अंदर बिजली करंट फ्लो कर रहा है इस दिशा के अंदर। अगर ये जो बीच वाली उंगली है, ये करंट बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है, यानी करंट की दिशा, विद्युत धारा की दिशा अगर ये वाली उंगली बता रही है, तो ये जो अंगूठा है वो बताएगा बल की दिशा। तो हम ये इस अंगूठे के माध्यम से हम बता पाएंगे कि ये जो चालक है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये बल की दिशा को बता रहा है। मतलब इस चालक पर जो बल लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लें इसको। देखिए, यदि हम अपने बाएं हाथ के, ये देखिए बायां हाथ बना हुआ है यहां पर, की तर्जनी यानी अंगूठे के पास वाली उंगली, ये वाली उंगली, मध्यमा यानी बीच वाली उंगली, मिडिल फिंगर, तथा अंगूठे को, ये अंगूठा है, इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। देखिए तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये इधर से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। इस स्थिति में यदि तर्जनी यानी फोर फिंगर यानी अंगूठे के पास वाली ये जो उंगली है, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की यह दिशा बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बता रही है, और मध्यमा जो है, बीच वाली जो उंगली है, वो करंट की दिशा बता रही है, तो अंगूठा हमेशा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। वो ये बताएगा कि ये जो चालक है, इस पर जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, जो बल लगेगा ऊपर की दिशा, ठीक है। आई बात समझ में?